नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। कुमार गौरव सर का जो ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट हुआ है उसमें हम लोग जो है बायोलॉजी का जो 14 और 15 नंबर का क्लास बचा हुआ था उसको हम लोगों ने देख लिया है। और अब सर ने जो है भारतीय संविधान या पॉलिटी का बैच जिसको हम कह सकते हैं या राज व्यवस्था का बैच स्टार्ट किया है, मतलब क्लास स्टार्ट किया है। तो उसका ये पहला क्लास है, ठीक है, संवैधानिक विकास। तो इसमें जो उनके द्वारा पढ़ाया गया है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले उन्होंने संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्लास फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा। किसी भी राज्य की नीति या शासन के लिए जो है आवश्यक दस्तावेज क्या होता है? संविधान होता है। मतलब किसी भी देश को जो है चलाने के लिए आवश्यक क्या हो सकता है? संविधान हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो वो एक समझ लीजिए दस्तावेज है, ठीक है। अगला हमारा है क्रम। देखिए 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसके बाद में इसी के आगे जो है 1784 में एक आया पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा आया? पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इसके बाद में फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया था। उसके बाद में फिर चार्टर एक्ट 1833 का आया। फिर उसके बाद में 1853, 1858 और 1861, ठीक है। और इसके बाद में फिर हमारा आ गया 1892। और उसके बाद में 1909 का मार्लेमेंटो सुधार आया था। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में। और 1935 था उसमें जो है स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947 में। तो ये एक क्रम था जो हमको पढ़ना है। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग देख लेंगे। ये पूरा हमारा जो है एक स्ट्रक्चर है, इसी के बारे में जो है संवैधानिक विकास के अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। देखिए 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्लासी जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो प्लासी का युद्ध हमारा कहाँ हुआ था? बंगाल में, ठीक है। 23 जून 1757 को, डेट भी याद रखिएगा। और बंगाल वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका जो नेतृत्व था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद में 1600 में इंग्लैंड और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसके साथ पूर्व के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान की गई, ठीक है। शुरुआत 15 साल के लिए, मतलब स्टार्टिंग जो है वो 15 साल के लिए हुई थी। अगला हमारा आ जाता है बक्सर। ये बक्सर जो है ये हमारा बिहार में पड़ जाता है बक्सर। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बक्सर और इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। तो वांडीवास, ये वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 1760 में, ठीक है। 1760 में क्या हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या हुआ था। तो देखिए इसमें जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें बंगाल, अवध और मुग़ल, ठीक है, ये तो एक तरफ थे। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल के जो थे ये तीनों लोग एक तरफ थे। और ईस्ट इंडिया तरफ से जो नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था। और हेक्टर मुनरो क्या किया था? इसमें जीत गया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। उस समय कौन था? तो उस समय जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत भी 1765 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी अधिकार आय का यानी रेवेन्यू का, और इसके साथ साथ व्यय, ठीक है, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसको किसको दे दिया था? तो इसको नवाबों को दे दिया था। किसको? नवाब को दे दिया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे हम अब इसी में देख लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लियोन्स कार्टेशियस को। किसको? लियोन कार्टेशियस को कहा जाता है। और द्वैध शासन का अंत किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ध्यान रखिएगा। भारत में द्वैध शासन का जनक कौन था? तो ये था लियोन्स कार्टेशियस, ठीक है। और इसका अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार, राजनीति एवं नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय जो प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का वो लॉर्ड नॉर्थ था, ठीक है। और बंगाल का गवर्नर तो कौन था? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था, ठीक है। और बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था, ध्यान रखिएगा दोनों बात। इसी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसी के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो जो इसके सदस्य थे
देखिए मुख्य तो थे एलिजा इम्पे, कौन थे? एलिजा इम्पे। इसके अलावा जो थे वो थे लेमिस्टर, क्या नाम था? लेमिस्टर था, ध्यान रखिएगा लेमिस्टर थे, ठीक है। और लेमिस्टर के अलावा हाइड, ठीक है, कौन था? हाइड था। और एक का नाम चैम्बर था, क्या नाम था? चैम्बर था, ध्यान रखिएगा। ये 3 लोग अन्य सदस्य के रूप में थे, तो यानी टोटल 4 लोग थे, ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भी कितने सदस्य शामिल किए गए? 4 लोग, ठीक है। अब देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, 1784। इस समय जो है प्रधानमंत्री विलियम पिट था, ठीक है। और कार्य पृथक किया गया, देखिए राजनैतिक कार्य को व्यापारिक कार्य से अलग कर दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलग कर दिया गया था। बस इसमें इतना ही काम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है चार्टर एक्ट 1813। देखिए इसमें शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। कितनी? शिक्षा पर 1 लाख। कई बार पूछा गया है कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात किस एक्ट में की गई है, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उस पर किया गया है। इसके साथ साथ चीन और चाय को छोड़कर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ईसाई मिशनरी, जो ईसाई लोग थे, उनको प्रचार करने की अनुमति भी 1813 के चार्टर एक्ट में दी गई थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे इसी में हमारा हो जाता है 1833 का चार्टर एक्ट। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो विलियम बेंटिंग बना, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिंग बना, ठीक है। और ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और विधि आयोग की स्थापना भी विलियम बेंटिंग के समय में ही लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में हुई थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। दास प्रथा को जो है इसने समाप्त कर दिया था, ठीक है। दास प्रथा एक्ट उन्मूलन 1843 में, ठीक है, इसी के समय में आई थी। और लेकिन इसको समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड एलन बरो ने किया था 1843 में, ध्यान रखिएगा। समाप्त एक्ट किसके समय में आया? तो एक्ट आया विलियम बेंटिंग के समय में, लेकिन समाप्त किसने किया? तो एलन बरो ने किया था, ध्यान रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं 1853 का चार्टर एक्ट, अंतिम चार्टर राजलेख, ठीक है। सिविल सेवा खुली प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई थी। 1857 की क्रांति, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो गया था, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1858। महारानी विक्टोरिया, इलाहाबाद घोषणा पत्र पूछता है कभी कभी कि जो इलाहाबाद का घोषणा पत्र था इसको किसने पढ़ के सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर 1858 को। कब? 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हुआ था, क्राउन का शासन, ठीक है। जनरल गवर्नर वायसराय जो पहला था वो कौन था? कैनिंग था, ध्यान रखिएगा। पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। और भारत परिषद का गठन 15 सदस्य, और इसके हेड जो थे वो भारत का सचिव था, ध्यान रखिएगा, भारत का सचिव। मुगल सम्राट का पद भी क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया था, ठीक। अब ये देखिए ये बहुत बार पूछा गया और हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? क्लाइव था। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था, दोनों बात ध्यान रखिएगा। और बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो ये दोनों एक ही आदमी था। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ये दोनों वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। इसके बाद में आता है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब बंगाल का काम खत्म हो गया, यहाँ से भारत के गवर्नर जनरल हुए, तो वो कौन हुए? विलियम बेंटिंग हुए। ये दोनों विलियम बेंटिंग के पक्ष में रखा गया। इसके बाद में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ये दोनों कैनिंग के पक्ष में रखा गया। तो हमको सिर्फ 4 लोगों का याद रखना है नाम, पहला और अंतिम के रूप में। देखिए बंगाल का पहला कौन था? तो आप ऐसे याद रखिए कि क्लाइव था। बंगाल का पहला कौन था? क्लाइव था। बंगाल का अंतिम कौन था? वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था भाई? वारेन हेस्टिंग था। अगर गवर्नर हटेगा तो गवर्नर जनरल कौन बन जाएगा? वारेन हेस्टिंग बन जाएगा। और बंगाल के हट के जब पहला भारत का बनेगा तो यानी अंतिम कौन रहा होगा? विलियम बेंटिंग रहा होगा, ठीक है। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिंग ही बनेगा, ठीक। ठीक वही प्रोसीजर गवर्नर जनरल से वायसराय में कैनिंग के रूप में लागू होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं
1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम। देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमको कहाँ से मिली थी? 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक, अब देख लीजिए नोट, विलियम विल्सन बजट प्रस्तुत, ठीक है, विलियम विल्सन ने बजट प्रस्तुत किया था। अब देखिए 1892 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये किस एक्ट के तहत आई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 में आई थी। ठीक, फिर 1909 का एक्ट, ठीक है, मार्ले मिंटो, इसी को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली एक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इस समय जो मार्ले थे वो भारत के सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। ठीक है, और इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, अर्थात मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। ठीक है, फूट डालो राज करो का सिस्टम प्रारंभ हो गया था। इसी में मिंटो ने कहा था हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। ठीक है, मिंटो का जो ये वक्तव्य था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ठीक है, अगला है कार्यकारिणी, फर्स्ट भारतीय शामिल कौन हुआ था? तो वो सत्येंद्र सिन्हा थे, विधि सदस्य के रूप में। किसके? विधि सदस्य के रूप में। अगला है बजट पूछने का जो प्रश्न, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार था, ठीक है, वो भी हमें यहीं से मिला। इसके बाद में फिर है गांधी जी ने कहा था सर्वनाश करने वाला यह अधिनियम है। कैसा है? सर्वनाश करने वाला अधिनियम है। अब देख लीजिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का एक्ट, ठीक है, जब जलियांवाला बाग वगैरह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, उस समय की बात की जा रही है। तो उस समय पूछता है कभी कभी कि वायसराय जो है भारत में कौन था? तो वायसराय चेम्सफोर्ड था और मॉन्टेग्यू क्या था? तो वो भारत का सचिव था। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं आरक्षित यानी आय और हस्तांतरित यानी व्यय। देखिए कार्यकारिणी परिषद, इसमें राजस्व, वित्त और पुलिस ये आरक्षित थे, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये हस्तांतरित थे। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्तरादायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका? उत्तरादायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, केंद्र द्विसदनात्मक प्रणाली, पहला था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधान सभा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें था काउंसिल ऑफ स्टेट। देखिए जो राज्य परिषद थे उसमें 60 सदस्य थे और ये 5 साल के लिए निर्वाचित होते थे, जबकि केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे और ये मात्र 3 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है, होते थे। अगला है लोक सेवा आयोग की सिफारिश। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग की सिफारिश जो है किस आयोग के तहत की गई थी? ली आयोग के तहत। ठीक है, और पीसीएस, ठीक है, तो देख लीजिए 1926 में की गई थी। पहले अध्यक्ष जो थे सर रोस बर्कर थे। कौन थे? सर रोस बर्कर। ठीक है, और महिलाओं को फर्स्ट बार वोट डालने का अधिकार भी जो है मिला था। तो ये जो हमारा था वो संवैधानिक विकास का पहला क्लास था, संवैधानिक विकास का पहला क्लास था जिसको हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं 1927 साइमन कमीशन का निर्माण। देखिए भारत में 1928 में, देखिए साइमन कमीशन बना तो 1927 में था, लेकिन 3 फरवरी 1928 को भारत में बॉम्बे में आया था। और इसका बहिष्कार इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज़ थे। कितने सदस्य थे? 7 थे। ठीक है, और इसी में जो है विरोध करते समय लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी। ठीक है, और साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 1935 का जो है अधिनियम क्या था? भारत का जो एक्ट था 1935 का वो क्या था? संविधान पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो 1935 का भारतीय अधिनियम जो था उसका था। प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। केंद्रीय द्वैध शासन प्रारंभ हो गया था, मतलब केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया था। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास में। ठीक है, प्रस्तावना विहीन एक्ट, प्रस्तावना विहीन एक्ट था, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय महासंघ जिक्र, निर्माण नहीं। ठीक है, अखिल भारतीय महासंघ का जिक्र है लेकिन निर्माण नहीं। और फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई थी और जो इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो सर मोरिस, ठीक है, गोयर थे। कौन थे? सर मोरिस गोयर थे, ध्यान रखिएगा। 1937 में 2 भारतीय, जैकब और सुल्तान। कौन थे? जैकब और सुल्तान थे। आगे इसी में देख लेते हैं आरबीआई की स्थापना भी हो गई थी। तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर यानी शाही आयोग की सिफारिश पर 1934 के एक्ट से 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे। ध्यान रखिएगा, कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। अब देख लीजिए सूचियाँ कितनी हैं। तो देखिए सूची पहली बात तो 3 है, संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची। इन तीनों का जो उल्लेख है सूची का, ये किस अनुसूची में किया गया है? तो ये जो है हमारा अनुसूची 7 में है, ध्यान रखिएगा, अनुसूची 7 में है।
कुल अनुसूचियाँ प्रारंभ में कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी हैं अनुसूचियाँ? 12 हैं। तो ये सूची नंबर 7 में है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं संघ सूची में कुल 59 विषय हैं राष्ट्रीय महत्व के, ठीक है। समवर्ती सूची में 36 विषय हैं और प्रांतीय या स्थानीय महत्व के 54, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था। तो बर्मा को भारत से जो है 1937 में अलग किया गया था। अगर इसी में कभी पूछ ले कि श्रीलंका कब बना, ठीक है, श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी, तो श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिली थी। ये जो बिहार टीचर का एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड मीटिंग में गर्ल्स वाले में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो है श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी, तो 1948 में मिली थी, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत परिषद का अंत। तो देखिए भारत परिषद का अंत कर दिया गया था और इसके बाद में लागू 1 अप्रैल 1937 को किया गया था। कब? लागू 1 अप्रैल 1937 को किया गया था, ठीक है। अगला है जवाहरलाल नेहरू ने कहा एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, ठीक है, जिसमें कार में ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। अगला हमारा आ जाता है क्रिप्स मिशन। ये 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का निर्माण युद्ध के बाद किया जाएगा। उस समय जो वायसराय था वो लिन लिथगो था और जो विंस्टन चर्चिल था वो प्रधानमंत्री था, ध्यान रखिएगा। अगला है कि महात्मा गांधी ने जो क्रिप्स मिशन था इसको जो है पोस्ट डेटेड चेक या दिवालिया बैंक के नाम से भविष्य की तिथि में भुनने वाला बताया था, ठीक है। फिर 1935 में सेकेंड वर्ल्ड वार जब युद्ध हुआ था तो स्थिति बहुत ख़राब थी यूके की और उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। भारत में संविधान सभा, ठीक है। अब देख लेते हैं कैबिनेट मिशन। ये जो कैबिनेट मिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। मार्च 1946 में भारत आया था और इसके 3 सदस्य थे, ठीक है। कौन कौन था? पैंथिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था और स्टेफर्ड क्रिप्स था, ध्यान रखिएगा। तीनों पूछा हुआ है, पीसीएस के एग्जाम में भी एक बार पूछा हुआ है जहाँ तक मुझे ज्ञात है। अलग पाकिस्तान की मांग जो है अस्वीकार कर दी गई। संविधान सभा 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट, ठीक है, और 38.9 करोड़ की जनसंख्या पर 389 सीट। अब देख लेते हैं 389 सीटों का, ठीक है। देखिए जो 389 सीट थे उसमें 296 का तो अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, और 93 जो है मनोनीत हुए थे देसी रियासत से। अच्छा इसमें भी था कि जो 292 थे वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत के 11 क्षेत्रों से, ठीक है, जबकि चीफ कमिश्नरी से 4 लोग थे, तो टोटल 292 और प्लस 4 यानी 296, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। आगे देख लेते हैं जो चीफ कमिश्नरी के 4 क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे। तो देखिए कुर्ग हमारा कर्नाटक हो गया, बलूचिस्तान हो गया, दिल्ली हो गया और अजमेर मेवाड़ हो गया। तो ये 4 क्षेत्र हमारे क्या थे? चीफ कमिश्नरी थे, ठीक है। और 3 समुदाय सामान्य मुस्लिम और सिख थे। इलेक्शन 296 सीटों पर हुआ था। 208 पर कांग्रेस जीती थी, 73 पर मुस्लिम लीग और अन्य जो है वो 15 पर थे। कितने? 15 पर थे, ध्यान रखिएगा। 16 अगस्त 1947 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, पूछा हुआ है कई बार। 16 अगस्त 1947 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया था। कब? 16 अगस्त 1947 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया था, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है संविधान सभा। देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान सभा में उस समय कितनी महिलाएं थी। तो देखिए संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी, ध्यान रखिएगा। कितनी थी? 15। ये बात भी ध्यान रखिएगा। सरोजिनी नायडू, इनके बारे में भी देख लेते हैं। कांग्रेस की फर्स्ट भारतीय महिला, ध्यान रखिएगा, भारतीय महिला पर जोर दीजिएगा। भारतीय महिला की बात कर रहा है। वैसे तो पहली महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो एनी बेसेंट जी थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। लेकिन भारतीय महिला की बात करेगा तो वो कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगे। और 1925 में कानपुर में इन्होंने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला है यूपी, ठीक है, फर्स्ट राज्यपाल, ठीक है, इनकी बुक क्या थी? द गोल्डन थ्रोसेट। क्या था? द गोल्डन थ्रोसेट था, ध्यान रखिएगा। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा अंतर्राष्ट्रीय महिला को कब मिलाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हम मनाते हैं वो 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मार्च को, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को, ठीक है। अब बताइए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताइए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्या चीज़? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं विजय लक्ष्मी पंडित। देखिए जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं ये यूएन महासभा की या विश्व की फर्स्ट जो है महिला हेड रही थी, ठीक है, अध्यक्ष रही थी। सुचेता कृपलानी
यूपी की फर्स्ट महिला चीफ मिनिस्टर 1963 से 67 तक, ठीक है। एनी मस्करेनी ये त्रावणकोर केरल की थी, और रेणुका रे पश्चिम बंगाल की, और अम्मू स्वामीनाथन ये मद्रास की थी। 8 मार्च 1975 से मदर ऑफ द ईयर, ठीक है। आगे देख लेते हैं राजकुमारी अमृता कौर, फर्स्ट कैबिनेट महिला मंत्री, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर रही हैं। 1950 में WHO की अध्यक्ष भी रहीं, ठीक है। पूर्णिमा बनर्जी ये यूपी की, और मालती चौधरी उड़ीसा की, लीला राय बंगाल की, और बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला, ठीक है। ये सब क्या रही हैं, ये सब भी मंत्री रही हैं, ठीक है। ये जितने भी है ये आप मंत्रियों के नाम देख लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य कभी नहीं रहे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैठक संविधान का अधिवेशन, ठीक है, 12। आगे देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को लिया गया था, लेकिन इसमें हैदराबाद रियासत जो थी उसको नहीं शामिल किया गया था, ठीक है। मतलब वो भाग ही नहीं लिया था, ठीक है। फिर ऑपरेशन पोलो के तहत इसको भारत में मिला लिया गया था 1948 में, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। और इसके बाद से फिर हमारा हो जाता है 11 दिसंबर 1946 को पहली अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी थे, ठीक है। और संवैधानिक सलाहकार कई बार पूछा हुआ है, BN राव साहब थे। कौन थे? BN राव, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है 13 दिसंबर 1946, ठीक है, फिफ्थ बैठक। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया था, और 22 जनवरी 1947 को वो क्या हो गया था? पास हो गया था। मतलब 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ, और 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था। इसी को नाम बाद में प्रस्तावना दिया गया था, ठीक है। और कभी पूछ ले कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, ठीक है। संविधान सभा, तो देखिए फर्स्ट सत्र 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 को चला था, और 12th सत्र 24 जून 1950 को, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृति प्रदान हुआ था, ठीक है। प्रारूप समिति गठन जो है इसका 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और इसमें कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। एक तो भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसके अलावा नीचे देख लीजिए, अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर गाय चराने, ठीक है। ये इसका है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या मतलब है इसका। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, ठीक है। N गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर KM मुंशी, कौन? डॉक्टर KM मुंशी एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे, ठीक है। सैयद मोहम्मद सदुल्ला और N माधवराव BL मित्र के अस्वस्थ होने पर ये जो है आ गए थे, और TT कृष्णाचारी 1938 में DP खेतान की मृत्यु के बाद में इनका भी आगमन हुआ था, ठीक है। अन्य समितियों के बारे में देख लेते हैं। जो हमारी अन्य समितियां थी उसमें देखिए सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा संघ समिति, ठीक है। और संविधान, इसके जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। प्रांत समिति के कौन थे? सरदार पटेल जी थे। नियम और संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। इसके बाद में संघ शक्ति प्लस संघीय संविधान, इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारतीय संविधान और मूल अधिकार, इसके कौन थे? सरदार पटेल जी थे, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। प्रक्रिया और नियमन, इस सब के कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अल्पसंख्यक समिति के कौन थे? तो ये पटेल जी थे, ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल जी थे। आगे देख लेते हैं उप समिति अधिकार और अल्पसंख्यक। देखिए अधिकार जेब में यानी JB कृपलानी जी थे, और अल्पसंख्यक के कौन थे? HC मुखर्जी जी थे, ठीक है। 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल का सदस्य बना भारत, ध्यान रखिएगा। 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई, इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन हास्य दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, विश्व हास्य दिवस, ठीक है। अगर बात करें 9 जनवरी को तो इस दिन क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है।
और उसी दिन राष्ट्रीय विरासत दिवस जो हाथी है उसको भी मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी को स्वीकार किया गया है। आगे देख लेते हैं 26 नवंबर 1949, ठीक है। 11वां सत्र संविधान निर्माण पूर्ण हो गया था। कितने दिनों में पूर्ण हुआ था? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे हुए थे, ठीक है। 26 नवंबर को विधि दिवस, संविधान दिवस के रूप में, ठीक है। इसके बाद में 26 नवंबर 1949 को कुछ एक्ट लागू हुआ था। देखिए 394 में लिखा है, ठीक है। 15 8 लागू होंगे, ठीक है। साथ में 394 भी और 16। अब देख लेते हैं 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक, राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रगीत दोनों को स्वीकार कर दिया गया था और देश में फर्स्ट राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। और फर्स्ट राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले हमारे राष्ट्रपति थे। और पहले पीएम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे इसी में देख लेते हैं, ये क्लास थर्ड है। कौन सा है? क्लास थर्ड है। ध्यान रखिएगा, हमने 1 और 2 क्लास और तीनों को एक साथ मिक्स कर दिया है। तो देखिए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ से लिए गए। फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, रूस हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया, जापान, जर्मनी और आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। ये सब भारत के जो है संवैधानिक स्रोत हैं। अब सबसे पहले हम इंग्लैंड से देख लेते हैं कि क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो देखिए जो इंग्लैंड से लिया गया है, यूके से, वो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। विधि का शासन एवं विधि के समक्ष समता, ये लिया गया है। विधि का शासन और विधि के समक्ष समता, ठीक है। विधायी प्रक्रिया ली गई है। एकल नागरिकता ली गई है, ठीक है। और इसके साथ साथ में मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा, ये भी बात कहा गया है। लेकिन ये सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व शब्द जो है ये आर्टिकल, ठीक है, 75(3) में कहा गया है। कब? 75(3) में है, ठीक है। अब देख लेते हैं नोट, एकल मंत्री उत्तरदायित्व राष्ट्रपति, आर्टिकल 75(2) में कहा गया है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, मात्र 7 आर्टिकल, ठीक है। और ये कब? फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो है इसका संविधान बना था, संयुक्त राज्य अमेरिका का। मूल अधिकार जो है ये 12 से 35 तक है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो यहीं से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो हम कहते हैं कि जो हमारा न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी यूएसए से ही लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है आर्टिकल 13 में, ठीक है, जिसमें शक्ति के पृथक्करण और आच्छादन का सिद्धांत वगैरह दिया गया है। तो ये सब कहाँ पर है? आर्टिकल 13 में है। उपराष्ट्रपति का पद जो हमारा है ये भी कहाँ से लिया गया है? 63 में है। तो ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से ही लिया गया है, 63 अनुच्छेद में। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, न्यायाधीशों को पद से हटाना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पर है? ये 61 पर है और अनुच्छेद में। और इसको भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अच्छा ये बताइए, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लगता है, ये किस में लगता है? तो ये आर्टिकल 61 के तहत तो लगता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड जो हमारा है इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, आर्टिकल 55 में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करता है राज्यसभा में? 12 सदस्यों का, ठीक है। अगला है वाइमार संविधान, ठीक है। ये जो वाइमार का सिद्धांत है ये हमने जर्मनी से लिया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों को जो है यानी फंडामेंटल राइट्स को स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, आर्टिकल 352 के समय, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते। कौन? आर्टिकल 20 और 21 जो है राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है। अगला हमारा है फ्रांस, 1789 की क्रांति। इसी के दौरान स्वतंत्रता, समानता और, ठीक है, फ्रांस से लिया गया था। और बंधुत्व की भावना, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जो है ये फ्रांस से ली गई है। और गणतंत्रात्मक शासन भी फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। अगला हमारा है कनाडा से, अर्धसंघात्मक, ठीक है, सरकार यानी शक्ति का पृथक्करण। अवशिष्ट शक्तियाँ और राज्यपाल की नियुक्ति, ये तीनों हमें कनाडा से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। यहाँ से समवर्ती सूची का प्रावधान है, कानून और
राज्य और केंद्र के संबंध में। अगला है USSR, ठीक है, तो रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, ठीक है। भाग 4A में है, ध्यान रखिएगा 51A, भाग 4 ये और 51 ये। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी, इसके द्वारा 10 जोड़े गए थे। इसके बाद में 86 संविधान संशोधन सन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। आगे हमारा हो जाता है जापान। इसमें जो जापान है उसके द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है जो भाग 20 और अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है, ठीक है। इसके बाद में हमारा हो जाता है भारतीय संविधान की अनुसूची। देखिए प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी, वर्तमान में कितनी है, 12 है, अभी हमने बता दिया है। अब देख लीजिए कितने स्टेट हैं, तो 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, ठीक है। दूसरे में क्या है, वेतन भत्ते हैं। तीसरे में क्या है, शपथ है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का छोड़कर, ठीक है। चौथे में राज्यसभा सीटों का आवंटन है और पाँचवें में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है, ठीक है। कौन कौन से हैं, राम पीकर वेधा मेरी आस पूरी कर दो, ठीक है। ये कुछ ट्रिक है जो अनुसूची 6 में है, ठीक है। असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय और मिजोरम, इन चारों के बारे में विशेष वर्णन किया गया है, ठीक है, अनुसूची 6 में। 7 में क्या है, तो देखिए 7 में हमें अनुसूची है, 7 में अनुसूची है कानून केंद्र। 97 मूल में थे, वर्तमान में कितने सूची हैं संघ सरकार में, तो जान लीजिए 100 हैं, ठीक है। और समवर्ती, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं केंद्र और राज्य। मूल में कितने थे, 47 थे, वर्तमान में 52 है, ठीक है। और राज्य में जो कानून बनाने का, तो वो मूल में कितने थे, 66 थे और वर्तमान में 61 है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, तो देखिए जैसे विदेश मामले हो गए, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया और इसके साथ साथ रक्षा के बाद जनगणना हो गया, ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा हो गया, जनसंख्या हो गया, दीवानी, फौजदारी, विवाह, तलाक और वन, ये हमारा समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। पुलिस हो गया, भूमि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, कृषि हो गया, जेल हो गया, रोड हो गया, ये सब हमारा किसके अंतर्गत आएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं शिक्षा, वन, माप तोल, वन्य जीव, ठीक है, मूल संविधान में राज्य सूची का विषय थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, ठीक है। और जो हमारा GST है वो समवर्ती सूची में है, किसमें, समवर्ती सूची में है, ठीक है। अब देख लेते हैं 8वीं अनुसूची। देखिए लैंग्वेज या भाषा, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, 14 थी, वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 21 जो 1967 में हुआ था, इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, किसको, सिंधी भाषा को। उसके बाद में फिर हमारा 71 जो हो जाता है 1992 में, इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था, ठीक है। अगला 92 है 2003 में, इसमें बोडो मास, देखिए बोडो मतलब बोडो हो गया और मैथिली हो गया, संथाली हो गया और डोगरी हो गया, ठीक है। इन चारों भाषाओं को जो है 92 जो संविधान संशोधन था 92 और CA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। 2003 में जो है जोड़ा गया था ये 4 भाषा, तो कुल मिला के 22 हो गई। अनुसूची 9, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। ये भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून बनाने का अधिकार रखता था। जो कानून इस अनुसूची में आ जाता था उसका न्यायिक पुनरावलोकन पहले नहीं होता था, लेकिन 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूची 9 का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। आगे देखिए अनुसूची 10, दल बदल से संबंधित है। 10 बहाने करके ले गई दिल, ये सर का ट्रिक है। और 92 संविधान संशोधन 1985 में दल बदल को रोकने के लिए लाया गया था, ध्यान रखिएगा। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। अगला 19 अनुसूची 11, पंचायत मत कर 9-2-11 हो जा। कहने का मतलब है 73वां संविधान संशोधन 1992 में और लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायत स्थानीय स्वशासन है और पंचायत भी राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कुल 29 विषय हैं, ठीक है, कितने, 29। अनुसूची 12, नगर निकाय, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज। 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 में, और इसमें कुल कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं, ठीक है, कितने हैं, 18 विषय हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है क्लास 1, 2 और 3 जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का या पॉलिटी का, जो भी आप कह लीजिए, कुमार गौरव सर का जो ब्रह्मास्त्र बैच का चल रहा है, उस तीनों को हमने एक में मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद में जो है अब उसको फिर आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि इसमें क्या त्रुटि है, किस प्रकार की है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और व्यूज़ करिए, सपोर्ट करिए और
शेयर करिए और कोई भी त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।